आज रविवार की छुट्टी थी। राजू की मां पड़ोस में अपनी पड़ोसन के घर उसके बहू के बच्चे के जन्म पर बधाइयां देने गई हुई थी। दोपहर में राजू अपने घर के दहलीज के बाद वाले ड्राइंग रूम में सो रहा था। तभी दरवाजे की खटपट से उसकी नींद खुली। वह उठकर बैठा तो उसने देखा कि उसकी बहन इमली ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलकर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। राजू ने जोर से आवाज लगाया, इमली, तुम चुपके चुपके कहां जा रही हो? भैया, मैं अभी एक नोट्स लेकर आ रही हूं, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं भी मत जाओ, मां बाहर गई है, तुम उसके आने पर ही जाना। मुझे भी अब 2 बजे से क्रिकेट खेलने जाना है, तो तुम चले जाना ना, मैं तो आपके जाने तक आ ही जाऊंगी। मैं बस अभी गई और अभी आई, कल मुझे अपनी प्रोजेक्ट दिखानी जरूरी है। ऐसा कहकर इमली अपने भाई की उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। मैं जानता हूं तुम ऐसी दोपहरी में कहां जा रही हो, राजू अपने आप बड़बड़ाया। फिर वह अपने दोस्त तेज को कॉल करने लगा। हेलो तेज। हाँ बोल भाई, ईख थारे के हालचाल से। अरे भैया, म्हारी बहन मारो मना करने के बाद भी घर से निकल गई से, थम आपने खिड़की ने देखना वा कट्ठे जारी से। ओके, थम चिंता करो कोनी, वह इधर से ही निकलेगी। तेज ने उसे निश्चिंत किया। राजू को शक हो गया था कि उसकी बहन फिर अरुण के साथ ही कहीं जाने के लिए निकली है। तुरंत ही वह भी अपने जूते पहनकर जल्दी से तैयार हुआ और अपने दोस्त तेज के घर की ओर बढ़ने लगा। तेज मनोज के साथ सड़क पर स्थित अपनी चौपाल में दरवाजे को बंद करके इमली और अरुण का वहां से निकलने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में राजू वहां पहुंच गया तो तेज ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसे झट से अंदर बुला लिया। अभी वह दोनों इधर से निकले नहीं है, दरवाजे को बंद ही रखो, बस खिड़की पर अपनी आंख गड़ाए रहो। अगर वह दोनों आज फिर कहीं भी निकलेंगे तो इधर से ही निकलेंगे, तेज ने राजू को धीरे से कहा। कुछ ही देर में अपने सिर और चेहरे को गमछा और दुपट्टा से बांधे एक बाइक सवार लड़का लड़की वहां से जल्दी से गुजर गए। हाँ, वे दोनों ही तो हैं, राजू ने कहा। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी निकलते हैं, मनोज ने कहा। नहीं, अभी नहीं, हम कुछ मिनट बाद निकलेंगे। अगर हमने अभी पीछा किया तो उन दोनों को शक हो जाएगा। मैं जानता हूं वह दोनों कहां जाएंगे, मियां की दौड़ मस्जिद तक, तेज ने कहा। नहीं, इस बार तो वे और भी सतर्क हो गए होंगे, क्योंकि पिछली बार हम तीनों ने उनका पीछा किया था, मनोज ने कहा। अरे नहीं, दीवाने इतना कहां सोच पाते हैं, इश्क की भूत उन्हें चैन नहीं लेने देती है। मैं जानता हूं उस बावड़ी से अधिक एकांत जगह आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए वे जरूर ही फिर बावड़ी पर ही जाएंगे, तेज ने निश्चिंतता से कहा। पर चलो अब चलते हैं, वरना उस दिन की तरह आज भी वे दोनों हमें आंख मिचोली खिला देंगे। तेज ने जल्दी से अपनी बाइक निकाल लिया और फिर वे तीनों बावड़ी की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे दोनों वहां पहुंच चुके थे। तेज ने बावड़ी से कुछ दूर पहले ही अपनी बाइक को बंद कर उसे पैदल लुढ़काकर ले चलने के लिए राजू के हाथों में थमा दिया था। अब तेज और मनोज दोनों जल्दी जल्दी बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि आज भी उस दिन की तरह ही अरुण की बाइक वहीं खड़ी थी। मनोज भी अब तक बाइक लुढ़काते हुए उन दोनों के पास आ चुका था। उसने उन दोनों को चुप रहने और धीरे धीरे चलने का इशारा किया। उसने दोनों को अपनी योजना की सारी बातें धीरे धीरे बताया। अब तेज वहीं बावड़ी के चबूतरे पर खड़ा हो गया था। राजू तथा मनोज दोनों ही अपने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ने लगे। राजू बावड़ी के दाईं ओर वाली रास्ते से किले की ओर बढ़ रहा था, तो मनोज बावड़ी के बाईं ओर वाली रास्ते से कूदकर कुएं के पीछे जाने वाले रास्ते की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मनोज और राजू दोनों ही अपने अपने बताए रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। तेज अब भी वहीं बावड़ी के चबूतरे पर अपनी आंखें और कान खड़ी करके कभी कुएं की ओर तो कभी किले की ओर देख रहा था। कुछ ही देर में उसने देखा कि मनोज फिर से बावड़ी के दीवार के पास वापस आ गया, जहां से कूदकर वह पीछे कुएं की ओर गया था। उसने इशारे से तेज को अपने पास बुलाया। दोनों यही कुएं के पीछे पत्थर पर बैठे हुए हैं। मनोज धीरे से फुसफुसाया, ठीक है, मैं भी साथ चलता हूं, हम दोनों उनके लिए काफी हैं। अब तेज भी कूदकर मनोज के साथ हो गया। अब दोनों उस बिल्ली की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जो चूहों की फिराक में अपनी आवाज भी अपने कानों में समेट लेती है। अरुण और इमली दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे।
वे दोनों एक दूसरे के गले से गला मिलकर और बाहों में भरकर आंखें बंद कर कर ऐसे खोए हुए थे कि मनोज और तेज के वहां पहुंच जाने पर भी उनको खबर न हुई। तेज ने एक झटके में अपनी हाथों से अरुण के पीठ पर चोट किया। वह हड़बड़ाकर इमली से अलग हुआ और झट से खड़ा हो गया। वह उन दोनों को अपने पास खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गया। दोनों ने फुर्ती के साथ अरुण को दबोच लिया। तेज उसकी दोनों हाथ पीछे मोड़कर उसे किले की ओर बढ़ने के लिए विवश कर दिया। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर अरुण अपनी हाथ छुड़ाकर भागने के लिए दोनों पर आक्रमण कर दिया, परंतु वे दोनों उस पर भारी पड़ रहे थे। इन तीनों के झगड़ों से मुक्त इमली अभी भी अपने अरुण को छोड़कर कहीं जा नहीं पा रही थी। इस बार वह भी एकाएक एक शेरनी की भांति तेजी से झपटी और उसने मनोज पर धावा बोल दिया। अपने अरुण को छुड़ाने के लिए उसने तेज की बाह को अपनी दांतों से इस तरह पकड़ लिया जैसे वह खाल ही उधेड़ देगी। तेज बाप बाप चिल्लाता हुआ अपने बायां हाथों से एक घूंसा उसके खूबसूरत चेहरे पर जड़ दिया। वह पछाड़ खाकर गिर गई। तब तक उन सबकी उठापटक सुनकर राजू भी वहां आ पहुंचा था। अब वे तीनों अरुण को पकड़कर किले के अंदर ले जा रहे थे, लेकिन इमली गाय की बछिया की तरह अरुण को ले जाते हुए उन तीनों के पीछे पीछे किले के अंदर आ गई। किले के आंगन में पहुंचकर तेज और मनोज ने अरुण को पीटना शुरू किया। तब वह एक बार फिर अपनी जान की परवाह न करके अपने अरुण को बचाने के लिए उन दोनों से भिड़ गई। उन दोनों के बीच अपनी बहन को उलझा हुआ देखकर राजू उसे खींचने गया तो इमली ने उसे भी झटक दिया। इसी खींचातानी में राजू ने अपनी बहन को जोर से खींचा। तभी राजू द्वारा जोर से खींचने पर इमली का सिर आंगन की दीवार की पत्थर से जोर से टकरा गई। तब उसके सिर ने दीवार में जोर से धम्म की आवाज किया। उसके बाद वह लुढ़क कर गिरी तो फिर हिली भी नहीं, बस शांत हो गई। कुछ पल बाद राजू को उसका ध्यान आया। वह उसकी ओर भागा, उसे उठाकर बैठाने की कोशिश किया। तब तक उसके सिर से ढेर सारा खून निकलकर नीचे फैलना शुरू कर दिया था। वह बिल्कुल बेहोश थी। पूरा सिर खून से सराबोर था और अब उठाकर बैठाने से खून फैलकर उसके पीठ और कंधे के सारे कपड़े को खून के रंग में लाल कर रही थी। यह सब देखकर राजू बहुत डर गया। उसने तेज को आवाज लगाया, तेज, ये देखो इमली को क्या हो गया, कितना सारा खून निकल रहा है। तेज और मनोज अरुण को पीटना छोड़कर इमली और राजू की ओर देखने लगे। अरे क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, ये इधर इस दीवार से टकरा गई है। अब तीनों इमली और राजू की ओर भागे। तेज ने इमली का सिर देखा, उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और अब भी उससे खून निकल रहा था। फिर उसने इमली के नाक के सामने अपनी अंगुलियां रखकर जांच किया। अरे ये तो मर गई, तेज ने चिंतित होकर कहा। तेज की बात सुनकर सब सकते में आ गए। राजू की तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। इमली की ऐसी हालत देखकर अरुण वहां से भाग निकला, लेकिन तेज ने आंगन पार करके ड्योढ़ी होते हुए मुख्य दरवाजा पार करने से पहले ही उसे पकड़ लिया और फिर खींचकर आंगन में लाया। अरे ओ लंबू, ये रोने धोने का समय नहीं है। जैसे तुम्हारी बहन मर गई, अब वैसे ही इस साले का भी काम तमाम करना पड़ेगा, अन्यथा फिर हम सब फंस जाएंगे। मैं इसे पकड़ता हूं, तुम वह पत्थर उठाकर इसके सिर पर फोड़ दो। उस दिन इसने ही छत से भूत बनकर हमारे ऊपर पत्थर गिराया था, अब इसी हवेली में यह भी भूत बनकर जिएगा। तेज और मनोज दोनों ने अरुण को उल्टा करके जमीन में पकड़कर दबा दिया। तेज उसके पीठ पर बैठकर अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ को दबाए हुए था। मनोज उसकी दोनों पैर पकड़कर उसके पैरों पर ही बैठा हुआ था। तभी इमली उठ बैठी। उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ, लेकिन ये क्या, वहीं पास में उसका लहूलुहान शरीर पड़ा हुआ है। वह उसे छूकर देखना चाही, पर उसे छू ना सकी। फिर वह अपनी नजरें उठाकर देखी तो तेज और मनोज दोनों ही अरुण को उल्टा करके दबाए हुए थे। ये दोनों मेरे अरुण को क्या कर रहे हैं? वह झट से उनके पास गई और जोर जोर से कहने लगी, मेरे अरुण को छोड़ दो, मेरे अरुण को छोड़ दो। फिर वह तेज और मनोज को रोकना चाही, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी इमली ने देखा उसका भाई राजू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अरुण के सिर के पास ले आया। यह देखकर इमली उठकर खड़ी हो गई और अपने भाई को रोकने लगी। भैया क्या कर रहे हो? मेरे अरुण को छोड़ दो, उसे जाने दो, उसके सिर पर यह पत्थर मत मारो।
वह मर जाएगा। लेकिन उसकी बातों का राजू पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब भी पत्थर लेकर अरुण के सिर के पास खड़ा था। इमली सोचने लगी, शायद उसका भाई उसकी बातों को समझ रहा है। लेकिन तभी तेज की आवाज उसकी कानों में गूंज गई। जल्दी कर बे घोंचू, क्या सोच रहा है? तेज राजू को सोचते विचारते देखकर चिल्लाकर बोला। राजू डरते हुए आगे बढ़ा और उस पत्थर को अरुण के सिर पर पटक दिया। इमली असहाय यह सब देख रही थी। वह चाहकर भी न तो अपने भाई को रोक पा रही थी, न ही अरुण की कोई मदद कर पा रही थी। अरुण दर्द से बिलबिला उठा, आह, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अब इमली अरुण के सिर के पास बैठ गई और दुखी होकर रोने लगी। वह अपने अरुण को छूना चाह रही थी, मगर अब वह उसे छू भी नहीं पा रही थी। वह अपनी बेबसी पर खिन्न और परेशान हो रही थी। राजू उसकी ओर कातिल नजरों से देखने लगा। तुम अपना काम करो, जब तुमने अपनी बहन को मार दिया तो फिर इसके लिए क्या सोचता है? जल्दी करो, एक बार फिर उठाकर मारो। तेज राजू की सुस्ती पर कुटता हुआ बोला। इमली सोचने लगी, ओह, तो क्या मैं मर गई हूं और अब यह तीनों मेरे अरुण को भी मार देंगे? ऐ लंबू, इधर आजा, तू इसका पैर पकड़, देख मैं एक बार में इसका सिर फोड़ता हूं, मनोज ने कहा। राजू अरुण के पैरों की ओर जाकर खड़ा हो गया। फिर अब जल्दी से पकड़ना, खड़ा क्या देखता है? राजू के अरुण का पैर पकड़ लेने पर मनोज फिर वही बड़ा सा लहूलुहान हुआ, पत्थर उठाया और अरुण के सिर पर पटक दिया। इस बार अरुण एक बार हिलकर फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद तेज बोला, चल, इसका भी काम तमाम हो गया। आगे क्या होने वाला है? क्या इमली अरुण से मिल पाएगी? क्या वो इन लोगों से अपना बदला ले पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।